हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और प्रकृतिवाद के पार्ट 2 में, मतलब जिसमें हम लोग प्रकृतिवाद के आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। कुछ टॉपिक को हम लोग अपने पहले वीडियो में भी देखा है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे को पहले से देखते हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रकृतिवाद में शिक्षा का अर्थ क्या है वो, और बाकी चीज़ों को हम लोग फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकृतिवाद में शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ प्रकृतिवादियों द्वारा क्या दिया गया है। जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसमें जो हार्बर्ट स्पेंसर है उनके द्वारा शिक्षा की परिभाषा क्या है। जो हार्बर्ट स्पेंसर है वो भी एक प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रकृतिवाद में शिक्षा की परिभाषा क्या उनके द्वारा दी गई है वो है, शिक्षा का अर्थ जन्मजात शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं उनका हमारे बाहरी जीवन से जो समन्वय स्थापित होता है वो अर्थ है शिक्षा का। मतलब शिक्षा के द्वारा ही हम अपने बाहरी जीवन से अपने जन्मजात शक्तियों का समन्वय स्थापित कर पाते हैं। एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर्स एंड द आउट लाइफ। तो ये हार्बर्ट स्पेंसर द्वारा शिक्षा की परिभाषा दी गई है। अब प्रकृतिवाद में शिक्षा के अर्थ में आगे है कि जो बालक है उसका मुख्य स्थान है। प्रकृतिवादियों ने बालक का मुख्य स्थान दिया है। उनका कहना है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए और वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। जो शिक्षा है जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा दी जानी चाहिए वो, और जो उसमें बालक है वो जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। आज भी हमारे शिक्षा में जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो प्रकृतिवाद की ही देन है। पुस्तकीय ज्ञान को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। उनका कहना है कि जो वास्तविक शिक्षा है वो मनुष्य की प्रकृति के अनुकूल कार्य कराने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। जो मनुष्य है उसके जीवन को सुखमय बनाने के लिए और उसमें जो भी घटनाएं होती हैं या जो समस्याएं हैं उनके अनुकूल कार्य करने के लिए, उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए का समाधान निकालते हुए प्रकृति के अनुकूल कार्य करना ही वास्तविकता है। पुस्तकीय ज्ञान को उन्होंने महत्व नहीं दिया है। अब प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, या फिर प्रकृतिवाद और शिक्षा, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रकृतिवाद की वो हम लोग देखेंगे। प्रकृतिवादी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रकृतिवादियों ने बहुत से अनेक परिवर्तन किए जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन है शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग आदर्शवाद पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था उसमें कि उसके आदर्शवाद के जो डिमेरिट्स थे उसमें था कि शिक्षक को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, आध्यात्मिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया था, वैज्ञानिक शिक्षा पे नहीं बल दिया गया हुआ था। जबकि आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो शिक्षा है, जिस तरह की शिक्षा है उस तरह के उद्देश्य निर्धारित करें। तो उन प्रकृतिवादियों ने इसी तरह के कुछ उद्देश्य दिए हैं। जीवन की प्रचलित कृत्रिमता, बौद्धिकता, ढोंग तथा निरंकुशता का घोर विरोध किया है प्रकृतिवादियों ने। बालक को उसकी शिक्षा प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए, इस पर उन्होंने बल दिया है। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसमें पहली है प्रकृति का अनुसरण, मतलब फॉलो नेचर। हमें प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, प्रकृति के अनुसरण के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रकृति की ओर लौटो। उन्होंने ये नारा दिया है कि प्रकृति की ओर लौटो, जिसका अर्थ है समाज का वातावरण दूषित है, समाज का जो वातावरण है वो दूषित हो गया है, तो हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए और प्रकृति से हमें अपनी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रकृति को वास्तविक मान के उसके द्वारा हमें अपनी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये प्रकृति की ओर लौटो जो है वो प्रकृतिवादियों द्वारा दिया गया नारा है। बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने दो। जो बालक की प्रकृति है उसी के अनुसार उसे विकसित होने दो और स्वयं विकसित होने दो। उसके ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए कि मतलब उसकी रुचि अगर किसी चीज़ में है तो उसको उसी रुचि के अनुसार, उसी रुचि से उसको विकसित होने देना चाहिए। उस पर कुछ अन्य बातें, कुछ अन्य चीज़ों को थोपने के सख्त विरोध करता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की दो रूपों में उन्होंने व्याख्या की है। पहला है भौतिक प्रकृति, दूसरा है आंतरिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति का अर्थ है प्रकृति का बाह्य रूप, और जिसको हम लोग कह सकते हैं अधिगम के नियम प्रदान करती है। जो प्रकृति का बाह्य रूप है वो जो अधिगम है उनके सारे नियमों को प्रदान करती है। और आंतरिक प्रकृति से अभिप्राय बालक के आंतरिक शक्तियों, संवेगों तथा क्षमताओं से है। जो बालक के अंदर में जो शक्तियाँ हैं, जो क्षमताएं हैं, जो आवेग है, जो संवेग है, उनसे उनका अभिप्राय
आंतरिक प्रकृति से है। अब उनका कहना है कि प्रकृति स्वयं में अध्यापक है, अतः बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रहकर प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहिए। जो प्रकृति है वो स्वयं में अध्यापक है, तो बालक को सामाजिक या जो स्कूल के या जो विद्यालय का जो दूषित वातावरण है उससे दूर रखना चाहिए और प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। प्रकृति से ही बालक खुद सीख जाएगा, क्योंकि बालक प्रकृति स्वयं में अध्यापक है, तो वह बालक को उसके जीवन में उसकी प्रकृति अनुसार शिक्षा दे देगी। अगली जो विशेषता है प्रकृतिवाद की वो है बालक शिक्षा का केंद्र, मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा की बात वादियों ने की है। उनके द्वारा बालक शिक्षा रूपी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। जो शिक्षा रूपी प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु कौन है? वो बालक है। जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। शिक्षा बालक के मन अनुरूप होना चाहिए, उसके प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, उसकी रुचियों के अनुसार होना चाहिए। अतः शिक्षा बालक के रुचियों तथा जन्मजात शक्तियों के अनुसार हो। जो बालक है वो शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। इसलिए जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो बालक के जन्मजात शक्तियाँ या जो रुचियाँ हैं उनके अनुसार दी जानी चाहिए। विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बिना किसी मार्गदर्शन के स्वयं ही विकसित हो। जो बालक है उसको विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने देना चाहिए और वो बिना किसी मार्गदर्शन के स्वयं ही उस क्रिया में विकसित हो और उस क्रिया से सीखे। अगली जो विशेषता है प्रकृतिवाद की वो है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। उनका कहना है कि जो पुस्तकीय ज्ञान है वो सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्राकृतिक ज्ञान प्रकृति से प्राप्त की गई ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका प्रकृतिवादी की दूसरी विशेषता पुस्तकीय ज्ञान का विरोध है। प्रचलित शिक्षा ग्रीक और लैटिन जो तब उस वक्त जब प्रकृतिवाद नहीं थी, उस वक्त जो शिक्षा थी, उस वक्त जो प्रचलित शिक्षा थी वो थी ग्रीक या लैटिन भाषाओं को रट कर ज्ञानी बनाने वाली। मतलब उस वक्त जो शिक्षा थी वो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा को रट कर ज्ञानी बनने पर बल देती थी। इसलिए और पुस्तकों की रटी रटाई शिक्षा पे उस वक्त जो प्रचलित शिक्षा थी उस वक्त की वो पुस्तकों की रटी रटाई शिक्षा पर ज़्यादा बल देती थी, जिसका विरोध करने के लिए और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करने के लिए उसके स्वाभाविक विकास पर बल देने के लिए प्रकृतिवाद विचारधारा का जन्म हुआ। उन प्रकृतिवादियों का मानना है कि जो बालक का जो स्वाभाविक का विकास है उस पर बल देना चाहिए। बालक को क्रियाशील बनाने के लिए उसके स्वाभाविक विकास पे बल देना चाहिए। उसको प्रकृति के अनुसार कार्य करने देना चाहिए। उसकी प्रकृति में जो उसकी शक्तियाँ हैं, उसकी रुचियाँ हैं, जो क्षमताएँ हैं, उन सब का विकास होने देना चाहिए। इस पर प्रकृतिवादियों ने ज़्यादा जोर दिया था। एडम्स ने इस बारे में कहा है कि शिक्षा के प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर न रहकर विद्यालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। मतलब विद्यालय में जो वास्तविक जीवन का अध्ययन है उस पर निर्भर रहना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उस पर निर्भर जो शिक्षा पुस्तकों में जो बातें हैं उन सारी चीज़ों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। शिक्षालयों या पुस्तकालयों या पुस्तकों में जो सारी बातें दी रही हैं सिर्फ उन पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रकृतिवाद से का अर्थ है कि जो विद्यालय में या फिर जो वास्तविक जीवन है उनके अध्ययन पर निर्भर रहना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए कि वास्तविक जीवन क्या है, उसमें हमें अपना वास्तविक कैसे जीना चाहिए, कैसे उसमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उसमें विकास करना चाहिए, इन सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगला जो विशेषता है प्रकृतिवाद की वो है इंद्रिय शक्ति पर बल, एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। जो इंद्रिय शिक्षा है उस पर उन्होंने विशेष बल दिया है। उनका कहना है कि इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान का द्वार है, इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसलिए उनका कहना है कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार है। हमारा जो संपूर्ण ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क में प्रविष्ट करता है। हमने पहले भी देखा है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मस्तिष्क को बाहरी भौतिक पदार्थों से या जो भौतिक प्रकृति है उससे जोड़ कर रखती है। तो जो हमारा जो ज्ञान है, जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वो हमारे इंद्रियों द्वारा ही हमारे मस्तिष्क तक प्रविष्ट करती है। इंद्रियों के माध्यम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो इंद्रियाँ हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग जो सत्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम सत्य ज्ञान तथा प्रभावशाली ज्ञान की
प्राप्ति करें तो इंद्रियों को प्रशिक्षित करेंगे। अगर हम लोग सत्य ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं या प्रभावशाली ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, कि प्रभावशाली ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो इससे हमारी इंद्रियां प्रशिक्षित होती है, क्योंकि उन ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी इंद्रियां ही हमारा सहयोग करेंगी। हम अपने इंद्रियों द्वारा ही उन ज्ञानों को अपने मस्तिष्क तक पहुंचा पाएंगे। तो इससे क्या होगी, हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रशिक्षित होंगी। रूसो का कहना है इस बारे में कि शिक्षा में इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंस। जो शिक्षा है उसमें हम अपने इंद्रियों का प्रयोग करें और उनके प्रयोग के द्वारा उनके प्रयोग करके हम अपने ज्ञान का द्वार खोलें, क्योंकि इंद्रियों द्वारा हमारा जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क तक प्रविष्ट करता है। अब अगली जो विशेषता है प्रकृतिवाद की, वो है बालक की स्वतंत्रता पर बल, एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। उसमें प्रकृतिवादियों का क्या कहना है? उनका कहना है कि बालक की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रकृतिवादी जो है वो बालक की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि जो बालक है उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बालक एक अच्छा प्राणी है, वो जन्म से ही अच्छा प्राणी होता है, लेकिन भय और घृणा इन सारी चीज़ों के द्वारा जो वो दूषित हो जाता है। तो बालक को अगर भय और घृणा से दूर रखा जाए तो हमेशा वो अच्छा ही रहता है। किसी प्रकार का बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए बालक पे, उसको हमेशा स्वतंत्र रहने देना चाहिए। उसके साथ स्वतंत्रता बरती जाए, स्वतंत्रता रखा जाए, ताकि उसका स्वाभाविक विकास हो और स्वाभाविक विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। कमेनियस का कहना है कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, मतलब नेचर ऑब्जर्व सुटेबल टाइम। जैसे जैसे प्रकृति कार्य करेगी वैसे वैसे बालक का खुद अपने आप विकास होता जाएगा। उसकी जो प्रकृतियां हैं, उसकी जो रुचियां हैं, उसकी जो आंतरिक प्रकृति है, उसका विकास होता जाएगा। तो उसके ऊपर कोई स्वतंत्रता, कोई उसको हमेशा स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। अगर वो बंधन हम लगाते हैं तो उसकी जो स्वाभाविक उसका जो विकास है उसमें वो बंधन बाधा डालती है, और अगर हम उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं तो उसकी जो प्रकृति है उन प्रकृतियों का स्वतंत्र रूप से विकास होता है। अब अगला जो विशेषता है प्रकृतिवाद का, वो है बालक की प्रवृत्तियों पर बल, एम्फेसिस ऑन द एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। उनका कहना है कि प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व जो विचारधारा थी उसमें बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। जो बालक का मनोविज्ञान है, मनोदशा जो है, उसकी उपेक्षा की जाती थी, क्योंकि बालक को गौण समझा जाता था, बालक का महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए उनके मनोवैज्ञानिक तत्वों को हमेशा उनकी उपेक्षा की जाती थी जब तक प्रकृतिवादी विचारधारा नहीं आई थी। प्रकृतिवादियों द्वारा बालक के अंत प्रकृति का ज्ञान आज आवश्यक है। उनका प्रकृतिवादी का कहना है कि जो बालक की जो आंतरिक प्रकृति है उसका ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बालक के आंतरिक प्रकृति के बारे में जानेंगे तो ही हम उसे सही शिक्षा दे पाएंगे और सही तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। अगर उसकी रुचि जिस चीज़ में, हम उस रुचि के सीधा अगेंस्ट जाके हम किसी और चीज़ की ज्ञान अगर उसको देते हैं तो उसका मन नहीं लगता है, उसका समय नष्ट होता है, उसकी ऊर्जा नष्ट होती है और वो उस ज्ञान को सही से प्राप्त भी नहीं कर पाता है। परंतु अगर हम उसके आंतरिक रुचियों को, आंतरिक प्रकृति को जानते हुए उस रुचि के विकास पर बल देंगे, जिसमें उसकी उन शक्तियों के विकास पर बल देंगे जिसमें उसकी रुचि है, तो उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। उसके बाद कहना है, प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक की मूल प्रवृत्तियां, आवश्यकताओं, इच्छाओं, शक्तियों, रुचियों, भावनाओं, योग्यताओं और सीमाओं को समझकर उन्हें विकसित होने का अवसर देना चाहिए। जो बालक हैं उनकी जो रुचियां हैं, उनकी प्रवृत्ति है, उनकी आवश्यकता कौन सी, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके अंदर कौन कौन सी भावनाएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं और क्या सीमा है उस बालक की, उन सारी बातों को समझकर उन्हें उन सारी बातों को समझकर उनको विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद उनका कहना है कि बालक की प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था पर बल, जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी बनाई जानी चाहिए जिसमें जो शिक्षा है वो बालक की प्रवृत्तियों के अनुसार दी जाए। रूसो का कहना है कि एवरी चाइल्ड इज अ बुक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पेज ऑफ इट। हर बालक एक किताब है, हर बालक एक पुस्तक है जिसे हमें आदि से अंत तक पढ़ना पड़ता है। अब प्रकृतिवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, कौन कौन से सिद्धांत हैं? बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो प्रकृतिवाद कहता है कि संसार एक बहुत बड़ा मशीन है, मनुष्य भी इसी मशीन का एक भाग है। जो संसार है वो बहुत बड़ा मशीन है और जो मनुष्य है इसी मशीन का एक भाग है, और इस बड़े मशीन को कार्य करने में ये जो छोटा मशीन है, एक भाग जो है मशीन का, वो हेल्प करता है, मतलब मदद करता है। जीवन प्राणहीन पदार्थों से विकसित तथा
भौतिक व रासायनिक पदार्थों का समूह है। उनका ऐसा कुछ मानना नहीं है कि प्राण है या फिर आत्मा है। उनका कहना है कि जो जीवन है वो प्राणहीन पदार्थों से विकसित हुआ है और भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों का समूह है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है। मनुष्य का विकास पशु से ना कि आध्यात्म से। उनका कहना है कि जो मनुष्य है वो अपने वो पृथ्वी पे जितने भी पशु हैं उनमें उनका सबसे उच्चतम उन सारे पशुओं में सबसे उच्चतम पशु है मनुष्य, और मनुष्य का विकास जो है वो पशुओं से हुआ है, ना कि आध्यात्म से। अगला जो उनका सिद्धांत है, उनका कहना है कि प्रकृति की अंतिम वास्तविकता को केवल विज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। वास्तविकता की सही व्याख्या केवल भौतिक विज्ञान में ही की जा सकती है। जो प्रकृति की वास्तविकता है उसको हम लोग सिर्फ विज्ञान द्वारा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आध्यात्म द्वारा नहीं। मतलब विज्ञान द्वारा ही प्रकृति की वास्तविकता को जाना जा सकता है, और जो वास्तविकता है उसकी सही व्याख्या सिर्फ भौतिक विज्ञान में ही की जा सकती है। उसके बाद उनका कहना है कि अंतिम वास्तविकता पदार्थ है। सभी वस्तुएं पदार्थ से पैदा हुई हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं पदार्थ से पैदा हुई हैं। तो सबसे जो अंतिम वास्तविकता है वो क्या है? वो पदार्थ है, कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो पदार्थ से ही पैदा हुई हैं, पदार्थ द्वारा ही बनी है। उनका मनुष्य के बारे में भी उनका यही मानना है कि जीवन जो है वो भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों का समूह है। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। ये विश्व को सभी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जो भी प्रकृति के नियम है वो शाश्वत हैं, वो बदलते नहीं हैं, और जितनी भी घटनाएं विश्व में घटती हैं उन सब का उल्लेख करते हैं। प्रकृतिवादियों के द्वारा जो विचार है, जो मनुष्य के अंदर जो विचार आती हैं वो प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे वातावरण में हम लोग रह रहे हैं वो उन वातावरण पे निर्भर करती है हमारे विचार। अनुभव, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो वातावरण से प्रभावित होकर ही प्राप्त होती है। मतलब जिस वातावरण में, जैसे वातावरण में हम रह रहे हैं वैसे वातावरण से ही हमारे विचार प्रभावित होते हैं। वैसे वातावरण से हमारी कल्पना, हमारी चिंतन शक्ति, हमारे तर्क, हमारे अनुभव, ये सारे चीज़ें उन्हीं वैसे ही वातावरण से प्रभावित होती हैं। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। ईश्वर, आत्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, प्रार्थना, भगवान, आत्मा सब भ्रम है। उनका कहना है कि जो अंतिम सत्ता है वो भौतिक तत्व है। जितने भी जो भौतिक तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, वही अंतिम सत्ता है, वही अंतिम सत्य भी है, वही अंतिम वास्तविकता भी है। ईश्वर, परलोक, लोक, आत्मा, ये सारी बातें जो है वो भ्रम है, वो काल्पनिक है। ये सारी बातें सत्य नहीं है। वर्तमान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तथा इसे ही सुखी, खुशहाल व सुंदर बनाना चाहिए। जो वर्तमान है हमारे जीवन में, जो वर्तमान काल चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसे ही सुखी, खुशहाल बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए, इसे ही सुंदर बनाना चाहिए। और जो भूत है उस भूतकाल पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। वर्तमान अगर खुश रहेगा, वर्तमान को हम लोग अच्छा बनाएंगे तो हमारा भविष्य खुद ही संवर जाएगा, हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था प्रकृतिवाद के कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रकृतिवाद के और सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो या हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को भी। हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, एंड वेरी थैंक यू।